आज हम कक्षा 9 में व्याकरण का अभ्यास करने जा रहे हैं और व्याकरण का आज का हमारा टॉपिक है समास। दोस्तों, आज हम समास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 116, 17, 18, 19 और 20 तक दिए गए हैं। आपको अपनी जो पाठ्य पुस्तक है इसमें भी ध्यान रखना है और जहाँ भी ज़रूरत पड़े वहाँ अंडरलाइन करके पढ़ना है, लिखना है। तो इसके लिए आप अपनी बुक लेकर तैयार हो जाए और हाँ, साथ में अपनी जो कॉपी बुक है जिसमें हम लिखते हैं वह व्याकरण बुक भी तैयार रखें। हम यहाँ पर अपनी बुक में लिखते भी जाएंगे, समास का अर्थ देखेंगे, समास के भेद देखेंगे और फिर आगे चलकर हम हमारे अभ्यासक्रम में जो समास आते हैं उन समास की जो व्याख्या है वह व्याख्या और उदाहरण सारी बात हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम कक्षा 9 की हिंदी का अभ्यास करते हैं। उनमें भी हम व्याकरण का अभ्यास कर रहे हैं। इन व्याकरण में हमारा जो टॉपिक चल रहा है जिनका नाम है समास, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। समास के बारे में पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि समास किसे कहते हैं, समास की जो व्याख्या है वह हमने लिखी थी। इसके अलावा हमने समास के भेद लिखे थे। अलग अलग समास के 6 भेद हैं। उनमें से हमें जो 4 भेद है वह पढ़ने हैं: अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। यहाँ पर दोस्तों हमने यह देख लिया है कि अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं और कर्मधारय समास किसे कहते हैं। इन दोनों के बारे में हमने चर्चा कर ली है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा तीसरा समास जिनका नाम है द्विगु समास। देखते हैं दोस्तों इनकी व्याख्या में क्या कहा है। द्विगु समास हम किसे कहते हैं, यहाँ पर हमें व्याख्या दी गई है। जहाँ समस्त पद का पहला शब्द संख्यावाचक अथवा परिमाणवाचक विशेषण होता है वहाँ द्विगु समास होता है। दोस्तों देखिए, द्विगु समास के बारे में हमें क्या बताया गया है, किसे हम द्विगु समास कहेंगे। तो जहाँ पर हमें याद रखना है कि जहाँ पर पहला शब्द है वह संख्या या परिमाणवाचक हो, हमें इस बात को कभी भूलना नहीं है। पहला शब्द और वह भी संख्यावाचक या परिमाणवाचक। देखते हैं इनके उदाहरण। तो यहाँ पर पहला उदाहरण हमें दिया गया है त्रिकाल। देखिए दोस्तों, त्रिकाल शब्दों में त्रि यानी कि 3 का अर्थ बताया हुआ है, 3 की संख्या बताई हुई है, इसीलिए त्रिकाल शब्द है वह हमारा जो समास है द्विगु समास वही कहलाता है। फिर त्रिकाल शब्द को देखिए, इसका विग्रह कैसे होता है। त्रिकालों का समूह जिन्हें हम त्रिकाल कहते हैं। त्रिफला यानी 3 फलों का समूह, उसे हम त्रिफला कहते हैं। पंचामृत यानी 5 अमृतों का समूह जिन्हें हम पंचामृत कहते हैं। इन शब्दों में क्रमांक 1 और 2 में पहला शब्द संख्यावाचक विशेषण है और क्रमांक 3 में पहला शब्द परिमाणवाचक शब्द है। अतः ये द्विगु समास है। देखिए दोस्तों, द्विगु समास पहचानना कितना आसान है। जहाँ पर संख्या हमें दिखाई दे पड़ती है उस समास को हम द्विगु समास कहते हैं। देखते दोस्तों, देखिए यहाँ पर कई सारे उदाहरण हमें दिए गए हैं, जैसे कि त्रिलोक, 3 लोगों का समूह, चौगुनी 4 गुनी, नवरात्र 9 रात्रियों का समूह, पंचनद 5 नदियों का समूह, चतुष्कोण 4 कोण वाला, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, अष्टाध्याय यानी 8 अध्यायों वाला समाहार, चौमासा यानी 4 मासों का समाहार, चवन्नी यानी 4 आनों का समाहार, चौराहा यानी कि 4 राहों का समाहार चौराहा, सप्ताह 7 दिनों का समाहार यानी सप्ताह। यहाँ पर समाहार या उसका भी अर्थ होता है समूह। त्रिवेणी यानी 3 वेणियों का समाहार, त्रिरंगा 3 रंगों का समाहार। देखिए दोस्तों, द्विगु समास का यहाँ पर हमें
विग्रह करके दिए गए उदाहरण है। इसके अलावा हमारी पाठ्य पुस्तक में भी देखिए दोस्तों कि वहाँ जो समास विग्रह करने के लिए हमें कई सारे शब्द भी दिए गए हैं। आपको भी अपनी कॉपी में व्याकरण बुक में यह लिखना है। यह जो सारे शब्द दिए गए हैं उनके विग्रह को लिखना है। उनमें से शब्द है नवरत्न, पंचवटी, पंचप्रमाण, त्रिभुवन, नवरस, दोपहर, छमाही, तिकोना, दोपहर, अठवाड़ा, त्रिलोकी, अठन्नी, द्विगु, अठलोना, अष्टधातु, षड्रस, पंचवदन। तो यह हुआ आपका होमवर्क। आगे दोस्तों हमारा चौथा जो समास है उनको भी हम आज जान लेते हैं। चौथा समास का प्रकार है द्वंद्व समास। देखते हैं दोस्तों द्वंद्व समास किसे कहते हैं। तो इस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या प्रधानता है, दोनों पद की प्रधानता है। समस्त पद का विग्रह करने पर बीच में समुच्चय बोधक अव्यय और अथवा या शब्द हमको लगाने पड़ते हैं। यानी कि इस समास को हम विग्रह करते समय और या जैसे दो शब्द का प्रयोग करते हैं और उनका जो विग्रह है वह होता है, ऐसे समास को हम क्या कहेंगे, हमारा जो चौथा प्रकार है ऐसा द्वंद्व समास इसे हम कहेंगे। देखिए यहाँ पर भी कहा गया है इसमें दोनों पदों के मिलाते समय मध्यस्थित योजक लुप्त हो जाता है। यानी कि उसे जो जोड़ने वाला मध्यस्थ होता है इनका लोप वह अदृश्य हो जाता है, वह दिखाई देता नहीं है। जैसे कि सत्य और असत्य का समस्त पद होता है सत्यासत्य। यहाँ पर देखिए दोस्तों दोनों पद प्रधान है, ठीक है ना, सत्य और असत्य दोनों पद प्रधान है और दोनों में जो सत्य असत्य में अ है वह अ का लोप हो जाता है और हमारा जो समस्त पद है वह बनता है सत्यासत्य। इसी प्रकार दोस्तों द्वंद्व समास है उनके तीन जो अंतर प्रकार है वह भी हो सकते हैं। पहला तो हमने देखा कि हमारा जो द्वंद्व समास है वह और अथवा या शब्द से अलग होता है, उनका विग्रह होता है। अब देखते हैं कि हमारे जो द्वंद्व समास है इनके तीन प्रकार है और वह तीन प्रकार में सबसे पहला प्रकार है इतरेतर द्वंद्व समास। उसके बाद जो दूसरा प्रकार है जिनका नाम है वैकल्पिक द्वंद्व समास और तीसरा जो समास है द्वंद्व समास का प्रकार इनका नाम है समाहार द्वंद्व समास। सबसे पहले देखते हैं इतरेतर द्वंद्व समास किसे कहते हैं। इस कोटि में समास में समुच्चय बोधक अव्यय और का लोप हो जाता है। यानी कि और जो शब्द है वह यहाँ पर आता नहीं है, उसे हम इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि हमें उदाहरण यहाँ पे दिए गए हुए हैं। कौन कौन से उदाहरण है देखिए दोस्तों, ऋषि मुनि, माता पिता, गाय बैल, सीताराम, राधा कृष्ण, भाई बहन, इन सभी का विग्रह करके हम देखते हैं कि ऋषि और मुनि, माता और पिता, गाय और बैल, सीता और राम, राधा और कृष्ण, भाई और बहन। तो यहाँ पर जिनका समास होता है इतरेतर द्वंद्व, यानी कि यह दोनों है जिनका हम भेद करते हैं, जिनको हम अलग करते हैं, तब हम बीच में जो शब्द रखते हैं वह शब्द है और। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर देखा ना आपने कि जो भी हमने विग्रह किया है वहाँ सारी जगह पर हमने और शब्द है उनका प्रयोग किया हुआ है। तो इस प्रकार हमें इस जो भी उदाहरण है उसे हम और से अलग करते हैं, उनका विग्रह करते हैं। इस समास को हम कौन सा समास कहेंगे, तो ऐसे समास को हम इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। अब दूसरा प्रकार देखते हैं। द्वंद्व समास का दूसरा प्रकार है जिनका नाम है वैकल्पिक द्वंद्व
वैकल्पिक द्वंद्व समास। इस समास में बिल्कुल इस समास में विकल्प सूचक समुच्चय बोधक अव्यय या वा अथवा का प्रयोग होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना है कौन कौन से शब्द है, या, वा, अथवा। 3 शब्द से जिनका विग्रह होगा वैसा द्वंद्व समास है जिन्हें हम कहते हैं वैकल्पिक द्वंद्व समास, जिनमें विकल्प दिए गए हैं, ये या ये अथवा ये वा ये। इस प्रकार के विकल्प जिसमें दिए गए हैं उसे हम वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसमें या, वा, अथवा जैसे शब्द का प्रयोग होता है, जिसका समास करने पर यह सारे शब्द लोप हो जाते हैं। जैसे कि हम उदाहरण देखें कि धर्मा धर्म, छोटा बड़ा, थोड़ा बहुत, ठंडा गरम, हाँ ना, लाभा लाभ, जोड़ तोड़, गुण दोष। तो इनके हम विग्रह करके देखते हैं कि धर्म या अधर्म। देखा, विकल्प दिया गया हुआ है, या तो धर्म या अधर्म। इस प्रकार दूसरा विग्रह देखते हैं, छोटा या बड़ा, या छोटे की बात करिए या बड़े की बात करिए। तो इस प्रकार छोटा या बड़ा, तो छोटा बड़ा शब्द हमने जो बनाया वह हमारा कैसा द्वंद्व समास हुआ, वैकल्पिक द्वंद्व समास, जिनमें विकल्प दिए गए हैं। इसके अलावा देखते हैं थोड़ा या बहुत, ठंडा या गरम, हाँ या ना, लाभ या अलाभ, जोड़ना या तोड़ना, गुण या दोष। तो इस प्रकार का जिसमें विकल्प दिया गया हुआ है उसे दोस्तों हम कहते हैं वैकल्पिक द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास का तीसरा प्रकार है जिनका नाम है समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास किसे कहेंगे, तो देखिए दोस्तों, इनकी व्याख्या यहाँ पर दी गई हुई है कि जिस समास में उनके पदों के अतिरिक्त उसी तरह का और भी अर्थ सूचित हो उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। यानी कि जो शब्द दिए गए हैं उसी तरह और भी शब्द का अर्थ हमें सूचित होता है, उससे आगे कई सारे हो गए ऐसा हमें ज्ञात होता है। इस प्रकार के द्वंद्व समास को समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि दाल रोटी, कपड़ा लता, सेठ साहूकार, रुपया पैसा। तो इनके बारे में इनका हम विग्रह यदि करने जाएंगे तो इस प्रकार इसे हम बोलेंगे कि दाल रोटी वगैरह, कपड़ा लत्ता वगैरह, सेठ तथा साहूकार आदि धनी लोग, ऐसे भी हम बोलेंगे। और रुपया पैसा का विग्रह हम इस प्रकार करेंगे कि रुपये पैसे गहने वगैरह। तो समाहार द्वंद्व में उसी तरह का यानी कि उसी पद के तरह आगे हम कई अर्थ भी ले सकते हैं। इस प्रकार के द्वंद्व समास को हम समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। तो यह हुआ हमारा द्वंद्व समास, जिनके 3 आंतर प्रकार भी है। और इनमें से सबसे पहला कौन सा था, समाहार द्वंद्व समास। पहला था हमारा इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा था वैकल्पिक द्वंद्व समास और तीसरा था समाहार द्वंद्व समास। इसके अलावा दोस्तों हमें यहाँ पर अपने पाठ्य पुस्तक में दिया गया हुआ है धातव्य बिंदु। धातव्य बिंदु किसे कहेंगे, तो देखिए दोस्तों, जब दोनों पद विशेषण हो और उसी अर्थ में आए तब वह द्वंद्व न होकर कर्मधारय हो जाते हैं। जैसे भूखा प्यासा लड़का रो रहा है, यहाँ पर भूखा प्यासा लड़के का विशेषण है। एक लड़के की बात है और लड़के का विशेषण दिया गया हुआ है कि वह लड़का कैसा है, तो भूखा और प्यासा। तो यहाँ पर भूख और प्यास दोनों दिए गए हुए शब्द है, जिन्हें हम ऐसे ही कह देंगे कि यह द्वंद्व समास है। इनमें दोनों बात की गई हुई है, दोनों पद प्रधान है, लेकिन लड़के का विशेषण होने के कारण वह कर्मधारय समास हो जाता है। और देखिए दोस्तों, अपना पराया, तो यहाँ पर
द्वंद्व समास का विग्रह हम इसे कर सकते हैं कि अपना और पराया। यहाँ पर जो भी शब्द दिए गए हैं वह सारे आपको अपनी बुक में लिखने हैं और इनका विग्रह करना है। तो ऐसे शब्द है गंगा यमुना, स्त्री पुरुष, स्वर्ग नरक, हानि लाभ, कर्तव्य कर्तव्य, जीव जंतु, अमीर गरीब, लव कुश, यश अपयश, मान सम्मान, रुपया पैसा, देश विदेश, देवासुर। तो यह हुआ दोस्तों आज का हमारा समास का जो टॉपिक था वह यहाँ पर पूर्ण होता है। दोस्तों हमने अपने 2 लेक्चर में जो पढ़ा है वह है पूरा समास, जो 9वीं कक्षा में हमको पढ़ने के लिए दिए गए हैं वह अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व चारों समास और उनके जो पेटा प्रकार है इनका भी अभ्यास हमने कर लिया है। आपको इनके जो भी उदाहरण है वह अपनी व्याकरण बुक में लिखकर फिर अपनी स्वाध्याय पोथी में जहाँ भी समास दिए गए हैं उसे पूर्ण करना है। फिर मिलेंगे दोस्तों नए लेक्चर में, तब वहाँ हम किसी और गद्य पद्य की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों एंड थैंक यू।